तो लास्ट सीजन के एंड में हमने एक प्लैनेट को देखा था जिस पर एक डीमन से भरा प्लैनेट आकर टकरा गया था, जिसे रोकने के लिए ह्यूमंस ने 7 डिवाइन बीट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उस प्लैनेट पर 6 कॉन्टिनेंट और 7 सीज बन गए। साथ ही वहाँ डीमंस लीड में आ गए। इसके बाद हमने माइक एंड डेव नाम के 2 बंदों को देखा था, जहाँ डेव हमेशा शांत रहता था और माइक कभी चुप नहीं होता था। आगे वो दोनों गलती से पियरलेस बीट की वजह से एक दूसरे से अटैच हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहां पियरलेस बीट की पावर्स का इस्तेमाल करके वो दोनों जीत गए थे। साथ ही उन्हें वहां जेक नाम का एक बंदा मिला था, जो माइक के डोमेन यानी ब्लू डोमेन से था, जिसने उन दोनों को बताया था कि अगर वो दोनों उसके साथ टीम बनाना चाहते हैं तो उन्हें 30 साल की उम्र से पहले 30th लेवल तक पहुंचना होगा, क्योंकि उन सबको मिलकर एक डिजास्टर का सामना करना है। तो ये सुनकर वो दोनों इसके लिए मान गए थे। जिसके बाद माइक की मॉम ने उसकी शादी के लिए एक सेरेमनी रख दी थी, पर वहाँ पर एक येमिंग नाम की डीमन आ जाती है, जो वहाँ पियरलेस बीड लेने आई थी, और उसी चक्कर में उसने माइक के पेरेंट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से माइक अपने आप पर काबू खो बैठा था। तो डेव माइक को बचाने के लिए अपनी सिटी यानी विजडम सिटी ले आया था, जहां उसने माइक को समझाया था कि हम अभी डीमन से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हमें पहले ताकतवर बनना होगा। तो ये सुनकर माइक डेव को ग्रेट एल्डर के पास ले जाने के लिए निकल गया था, जहां जाते हुए वो दोनों कल्टीवेशन भी कर रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत उसी बोट वाले सीन से शुरू होती है, जब माइक और डेव कल्टीवेशन कर रहे थे और उनके सामने पियरलेस बीड आ गया था। अब जब वो दोनों उस बीट को देख ही रहे थे कि तभी वो दोनों किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे, जिसकी वजह से उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कहाँ पर है। तभी माइक बोलता है कि ये पियरलेस बीट बहुत ही अजीब है। उसी वक्त उन दोनों को वहाँ पर विजडम सिटी और ब्लू डोमेन के 2 एंसेस्टर्स के होलोग्राम दिखते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे कि बुक ऑफ प्रोफेसी ने ये प्रिडिक्ट किया है कि फ्यूचर में डीमंस की वजह से ह्यूमंस पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, लेकिन ह्यूमंस उस वक्त बहुत वीक होंगे। तो अब ये जानकर वो दोनों एंसेस्टर्स ह्यूमन रेस को जिंदा रखने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी टेक्निक्स मर्ज करके पियरलेस बीट बनाते हैं और एक भविष्यवाणी करते हैं कि फ्यूचर में ये पियरलेस बीट विजडम सिटी और ब्लू सिटी के 2 जनों को मिलेगा और ये पियरलेस बीट कल्टीवेशन करने में उनकी मदद करेगा, क्योंकि पियरलेस बीट की मदद से वो लोग 1 दिन का कल्टीवेशन करके 3 दिन के कल्टीवेशन का फायदा ले पाएंगे, और वही दोनों होंगे जो उस बड़े डिजास्टर से ह्यूमंस को बचा पाएंगे। अब डेव और माइक वापस अपनी बोट में आ जाते हैं, जहां ये सब देखने के बाद माइक डेव से कहता है कि इसका मतलब हमें ये पियरलेस बीट ऐसे ही नहीं मिला था, बल्कि ये हमारी किस्मत में लिखा था, क्योंकि हमारे ऊपर पूरी ह्यूमन रेस को बचाने की जिम्मेदारी है। तभी डेव अपनी टेक्निक बुक ओपन करता है और उसे पता चलता है कि उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है। उसी वक्त माइक का भी एलिमेंटल हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसका भी ब्रेक थ्रू होने वाला था। तो ये जानकर वो दोनों एक साथ कल्टीवेशन करने लगते हैं। आगे वो दोनों थंडर सिटी के उसी स्टेडियम में आ जाते हैं, जहां माइक की ब्लाइंड डेट की सेरेमनी चल रही थी। अब जब माइक उस स्टेडियम की ऐसी हालत देखता है तो वही विजन्स आने लगते हैं, जब उस डीमन से लड़ते हुए उसके मॉम और डैड की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से माइक को गुस्सा आने लगता है, पर वो फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए माइक भागता हुआ ग्रेट एल्डर के घर पर आ जाता है, जहां ग्रेट एल्डर को जिंदा देखकर माइक को थोड़ा सुकून आता है। अब माइक को वहां देखकर ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहाँ वापस क्यों आ गए हो। इस पर माइक ग्रेट एल्डर को बताता है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर माइक से कहते हैं कि ये बात मुझे पता है, इसलिए मैंने थंडर सिटी की पब्लिक को शांत करने के लिए उन्हें ये बोल दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स डीमन से लड़ने के बाद थक गए थे, इसलिए वो दोनों अपनी रिकवरी के लिए कहीं एकांत में चले गए हैं। ये सुनकर माइक दुखी होते हुए ग्रेट एल्डर से पूछता है कि फिर थंडर सिटी की आम पब्लिक को अब तक नहीं पता है कि मेरे पेरेंट्स मर गए हैं। इस पर ग्रेट एल्डर हाँ करते हैं। इसके बाद ग्रेट एल्डर माइक को बताते हैं कि उस दिन यहाँ पर सिर्फ एक डीमन ही नहीं आई थी, बल्कि मेरे पास भी एक केमिंग नाम का डीमन आया था, जिसे मैंने हराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस पर मेरे किसी अटैक का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर था, जिसकी वजह से उसने मुझे बहुत इंजर्ड कर दिया था और मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचकर स्टेडियम पहुंच पाया था। लेकिन जब तक मैं स्टेडियम पहुंचा तब तक तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके थे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी पब्लिक को शांत करने के लिए ये अनाउंस करना पड़ा कि तुम्हारे पेरेंट्स हेल्थ रिकवरी के लिए कहीं गए हैं। लेकिन ये बात कहकर मैं पब्लिक को बस 3 साल तक ही संभाल सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बताना होगा कि वो मर चुके हैं, इसलिए तब तक तुम्हें थंडर सिटी का नया किंग बनने के लायक होना होगा। ये सुनकर माइक रोते हुए कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरे पास वो पियरलेस बीड नहीं होता तो वो डीमंस यहाँ नहीं आते और मेरे पेरेंट्स भी आज जिंदा होते।
ये सुनकर ग्रेट एल्डर माइक को चुप कराते हुए उसे कहते हैं कि खुद को ब्लेम करने का क्या फायदा, क्या तुम्हारे ऐसा करने से कुछ बदल जाएगा। तुम एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें ये सब छोड़कर ये सोचना चाहिए कि तुम किस तरह इस राज्य को प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनकर माइक को डीमंस पर गुस्सा आने लगता है। तभी ग्रेट एल्डर माइक से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उस दिन उन डीमंस ने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया था, जबकि वो चाहते तो हमारे पूरे शहर को खत्म कर देते और मैं अपनी जान देकर भी किसी को नहीं बचा पाता। ये सुनकर माइक हैरान हो जाता है। तो ग्रेट एल्डर उसे बताते हैं कि उन डीमंस ने हमें इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि वो हमें अपना ओपोनेंट समझते ही नहीं है, वो बस हमें चींटियों की तरह देखते हैं। इस पर डेव ग्रेट एल्डर से पूछता है कि अगर वो हम ह्यूमंस को चींटियों की तरह ही देखते हैं तो फिर उन्हें पियरलेस बीट की क्या जरूरत है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर उस जगह को एक डोमेन में बदल देते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों पियरलेस बीट के नए ओनर हो, इसलिए तुम्हें ह्यूमंस के फ्यूचर से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स पता होने चाहिए। ये सुनकर माइक ग्रेट एल्डर से पूछता है कि वो सीक्रेट 7 डिवाइन बीट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जब कल्टीवेशन कर रहे थे तब हमने भी एक इल्यूजन देखा था जिसमें वो दोनों भी 7 डिवाइन बीट्स और पियरलेस बीट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातें ज्यादा समझ नहीं आई। ये सुनकर ग्रेट एल्डर उन दोनों को बताते हैं कि पास में लीगल डोमेन में रखी एक बुक ने प्रेडिक्शन की थी कि फ्यूचर में इस प्लेनेट पर रहने वाली सभी स्पीशीज पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन उस प्रिडिक्शन के होते ही लीगल डोमेन का एक मास्टर और बुक ऑफ प्री हैप्पीनेस का ओनर अचानक से गायब हो गया, क्योंकि उसने उस प्रिडिक्शन में खुद छेड़छाड़ कर दी थी। ये सुनकर डेव ग्रेट एल्डर से पूछता है कि ऐसा उसने क्या किया था। इस पर ग्रेट एल्डर उसे बताते हैं कि बुक ऑफ प्रोफेसी ने डिजास्टर की प्रिडिक्शन के साथ साथ उस डिजास्टर से बचने का तरीका भी बताया था, जो कि था डीमंस के हार्ट से बने 7 डिवाइन बीट्स। लेकिन उस लीगल डोमेन के मास्टर ने उस डीमन वाली जगह पर ह्यूमंस लिख दिया, क्योंकि वो डीमंस के साथ मिल गया था। पर ये बात उस समय के 7 ग्रेट ह्यूमन एंसेस्टर्स को पता नहीं थी, जिसकी वजह से वो 7 डिवाइन बीट्स बनाने का तरीका जानने के लिए गॉब्लिन्स के पास गए, क्योंकि उन्हें ही वो तरीका आता था। जिसकी वजह से गॉब्लिन्स ने उन्हें बताया कि 7 डिवाइन बीट्स बनाने के लिए उन्हें खुद को सैक्रिफाइस करना होगा और उनके हार्ट से ही वो बीट बनेगा। तो ये जानकर वो एल्डर्स इस बात के लिए तुरंत मान गए और उन्होंने वो बीट्स बना दी। लेकिन जब वो डिजास्टर यानी वो डीमन से भरा मीटियोर अर्थ की तरफ आया तो वो बीट्स उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि वो बहुत वीक थे, क्योंकि असलियत में उन बीट्स को डीमंस के हार्ट से बनना था। अब ये सब सुनकर माइक और डेव हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेट एल्डर उन दोनों को बताते हैं कि अब उससे भी बड़ा डिजास्टर आने वाला है और इसलिए अचानक से 7 डिवाइन बीट्स की बातें शुरू हो गई। अब ग्रेट एल्डर उस डोमेन को हटा देते हैं और माइक एंड डेव से कहते हैं कि शायद तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि पियरलेस बीट ने सिर्फ तुम दोनों को ही क्यों चुना है। ये सुनकर डेव ग्रेट एल्डर से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर ग्रेट एल्डर उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कहीं पर जाओ, एक ऐसी जगह जहाँ डीमंस भी जाने से डरते हैं। आगे वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वापस से विजडम सिटी आ जाते हैं, जहाँ डेव माइक से कहता है कि मैं अपने गॉडफादर के पास जाकर उनकी मदद से एक बोट का इंतजाम करता हूँ, ताकि हम दोनों जल्द से जल्द ग्रेट एल्डर की बताई जगह के लिए निकल सके। इस पर माइक कुछ नहीं बोलता, तो डेव माइक से कहता है कि भले ही हमारे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ गई है, पर हम इससे नहीं भाग सकते, इसलिए तुम जल्द से जल्द अपने आप को संभाल लो। ये सुनकर माइक डेव से कहता है कि भले ही मैं अभी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं एक दिन डीमन से अपने पेरेंट्स का बदला लेकर रहूंगा। अब डेव के वहाँ से जाने के बाद माइक रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाले। तभी वहाँ पर वो काइट वाला बच्चा आ जाता है और माइक से कहता है कि भैया मैं आपको कैंडी दूंगा, इसलिए आप रोना बंद कर दो, क्योंकि जब मुझे भी दर्द होता है तब मैं कैंडी खा लेता हूँ ताकि मुझे दर्द महसूस ना हो। अब वो बच्चा माइक को कैंडी देने के लिए ओपन ही कर रहा था कि उसकी कैंडी जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। तो ये देखकर माइक वो कैंडी साफ करके खा लेता है और बच्चे से कहता है कि ये कैंडी तो बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट है। इस पर वो बच्चा माइक से पूछता है कि क्या आप सच कह रहे हो, क्या जमीन पर गिरी हुई कैंडी भी उतनी ही मीठी होती है जितनी वो पहले थी। ये सुनकर माइक पहले तो थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि वो था तो बच्चा ही, लेकिन जो उसने अभी बात कही थी उसका मतलब बहुत ही गहरा था और माइक उस कैंडी वाली बात को अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहा था कि क्या जैसे उसकी लाइफ पहले थी क्या अब भी वैसी हो पाएगी। लेकिन माइक अपने आप को संभालते हुए इस बच्चे को चुप कराने के लिए उससे कहता है कि हाँ, जमीन पर गिरी हुई कैंडी भी इतनी ही मीठी होती है जितनी वो पहले थी। ये सुनकर वो बच्चा रोना बंद कर देता है और माइक के भी आंसू पोंछने लगता है। तो माइक उस बच्चे को उठाकर कहता है कि चलो तुम्हारे भाई डेव को बुलाकर लाते हैं, फिर हम दोनों तुम्हें मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे। ये सुन के वो बच्चा खुश हो जाता है।
इधर हम डेव को देखते हैं जो अपने गॉडफादर के पास से वापस आ गया था और वो दूर खड़ा होकर माइक और बच्चे को देख रहा था, जहाँ डेव को भी माइक की ऐसी हालत देखकर बुरा लगता है। आगे माइक और डेव शिप में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां उन्हें ट्रैवल करते हुए 1 महीना बीत चुका था और इसी बीच वो दोनों एक साथ कल्टीवेशन भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें 1 महीने तक कल्टीवेशन करने की वजह से 3 महीने के कल्टीवेशन का बेनिफिट होता है, क्योंकि पियरलेस बीट के वर्ल्ड में नॉर्मल 1 दिन 3 दिन बन जाते थे। अब माइक डेव से कहता है कि अगर हम ऐसे ही कल्टीवेशन करते रहे तो शायद हम 30 साल की उम्र से पहले ही 9th लेवल पर पहुंच जाएंगे। इस पर डेव भी एग्री करता है। तभी माइक कहता है कि लगता है हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं। ये सुनकर डेव माइक से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रेट एल्डर ने हमें ग्रीन सी ऑफ लाइफ जाकर स्टोन ऑफ लाइफ लाने के लिए क्यों कहा है। पर माइक को इस बारे में नहीं पता था, तो डेव माइक से कहता है कि मैंने सुना है कि लाइफ ऑफ स्टोन को हेवन स्टोन भी कहते हैं। उसी वक्त वहाँ चारों तरफ फॉग ही फॉग हो जाता है। तो ये देखकर माइक डेव से कहता है कि मुझे हेवन स्टोन का तो पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि हम ग्रीन सी ऑफ लाइफ तक भी पहुंच पाएंगे। अब उस फॉग को देखकर डेव माइक को बताता है कि ये फॉग ग्रीन सी ऑफ लाइफ को बाकी दुनिया से अलग करता है, क्योंकि वहाँ सी ऑफ ट्रीज नाम की एक स्पीशीज रहती है जो वैसे तो शांत है, पर अगर उनके इलाके में कोई आ जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। तभी उन दोनों को एक आवाज आती है जो उन्हें कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसलिए अब तुम सब मरोगे। उसी वक्त उन दोनों की तरफ बहुत सारे अटैक्स आने लगते हैं, तो डेव और माइक शील्ड के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो फ्लूट बजा रहा था और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।